24 और 25 सेशन में आपके जो सीनियर थे उन्होंने मेहनत किया, एग्जाम दिया और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हमारा रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाला है। लेकिन सीबीएसई ने किस तरीके से कॉपी चेक करा, उनका रिजल्ट अगर आया तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, यह कहानी बेटा आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये कहानी नहीं जानोगे ना तो कहीं ना कहीं आप एक जबरदस्त वाली प्लानिंग नहीं बना पाओगे। और उस प्लानिंग को बनाने के लिए आपको ये कहानी जाननी पड़ेगी, क्योंकि जो पैटर्न है बेटा ना हर साल की तरह क्या अब की बार भी वैसा ही फॉलो हो रहा है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगी इस पूरे वीडियो के माध्यम से। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करके अपने रिजल्ट को सबसे बेस्ट बना सकते हो। तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। हेलो, तो बेटा मैं आज आपको एक ऐसे सच के बारे में बताने वाला हूं जिस सच को जानने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप सच में चाहते हो कि आपको बोर्ड में सबसे बेस्ट करना है, 95% प्लस क्लब में जाना है, तो आपको ये छोटी सी स्टोरी जो कि आपके सीनियर्स की है, जो कि 24 और 25 सेशन के लोगों की है, स्टूडेंट्स की है, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, अब की बार का बेटा जो रिजल्ट था ना, जब वो डिक्लेयर हुआ जब वो डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम पे बच्चों के मन में क्या सवाल चल रहा था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप अब की बार का जो सेशन है, अब की बार चेंज हो चुका है। आपको पता होगा कि आपका दो दो बार में एग्जाम होगा, एक फरवरी में होगा, एक मई में होगा। फरवरी का जो एग्जाम का रिजल्ट है अप्रैल में डिक्लेयर होगा और मई का जून में होगा। ये बात सबको नॉर्मल पता है। लेकिन जो कहानी मैं बताना चाहता हूं वो क्या है कि जब क्लास 10th के स्टूडेंट जो कि 24-25 सेशन में थे, जब वो एग्जाम हॉल से मैथ और साइंस का पेपर देके निकले, तो आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके आंखों में आंसू था। मैं उसका रियल एग्जांपल हूं बेटा। रियल एग्जांपल मतलब मैंने प्रैक्टिकली देखा है। क्योंकि मैं स्कूलों के बाहर जाके बच्चों का इंटरव्यू लेता था ना, तो वहां से जिस दिन मैथ और साइंस का पेपर था उस दिन मैंने देखा है उनके चेहरों को। आज भी वो चेहरा मेरे को याद है। बच्चों ने बोला कि सर मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था और उस टफ पेपर के आने की वजह से हमारा स्कोर अच्छा फिट नहीं बैठ पाया। चलो यहां तक तो बात ठीक थी। किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, कोई कहता मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन शॉकिंग न्यूज तो तब निकल के आई जब सीबीएसई ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। पता चला कि आपने 50 मार्क्स का करा है, 60 मार्क्स का करा है या फिर 70 मार्क्स का करा है। तो जब रिजल्ट आता है तो पता चला कि जो जो 50 चाह रहा था उसके 40 आए हैं। जो जो ये सोच रहा था कि सर मेरे तो 70 आने चाहिए थे, उसके उसके 50 आए हैं, उसके 40 आए हैं। और जब सीबीएसई के आंकड़ों को देखा गया, जब सीबीएसई के ऊपर आरएनडी करी गई, तो सीबीएसई के जो चेयरमैन थे उन्होंने खुद बोला कि अब की बार जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस था वो हमने थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करा था। मतलब क्या है कि यहां पे दो तीन ग्लिच निकल के आई थी। पहला कि इन्होंने मैथ और साइंस के पेपर को टफ सेट कर दिया था, क्योंकि जो ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही एग्जाम पेपर आना चाहिए था, लेकिन वो एकदम अलग हट के आ गया। तो क्या हमें वही स्ट्रेटजी और वही प्लानिंग फॉलो करना चाहिए जो हम हर साल हर बच्चे करते हैं? क्या आपने जो बनाया है क्या वो ट्रेडिशन को फॉलो करता है? अगर फॉलो करता है तो उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि बोर्ड अपने सिस्टम में क्या बदलाव करता है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस को बनाता है, किस तरीके से वो पेपर को सेट करता है, ये शायद आपको ना बताए। क्यों बताए भाई? ये तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होती है ना, क्यों बताए आपको? लेकिन आपको इसको हैक करना पड़ेगा। क्योंकि बिना हैक करे अगर आप ये सोचो कि मैं बोर्ड में 95% क्लब में जाके बैठ जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज कुछ बातें जो यहां सीरियस थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों के मन में चल रहा होगा सिंपल यार, एक एनसीईआरटी की बुक उठाया बेसिक वाली, वहां से उसके थ्योरी करी, प्रैक्टिस करा, एग्जाम्पल्स करे, साथ में एक्सरसाइज को लगाया, 10 साल के पीवाईक्यूज लगाया, काम हो गया। इतने में तो हम बेटर कर ही लेंगे। तो क्या ये इनफ है? ये एक सवाल है। ये बेटा एक सवाल है, क्योंकि अब की बार ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब की बार जो बच्चे मैथ और साइंस का पेपर देके निकले थे ना, उन्होंने बोला कि सर इसको हमने बहुत अच्छे से करा था, लेकिन तब भी हम पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हम पेपर में वो नहीं कर पाए जो हम सोच के गए थे। तो क्या हमारा जो प्लानिंग है वो पुराना वाला होगा? क्या हमारा जो स्ट्रेटजी है वो पुराना वाला होगा? मैं आपको बताऊं, अब की बार आपको अलग तरीके से अपने आप को रेडी करना है। अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है ना कि जब आप 26 वाले एग्जाम में जाके जाके उस एग्जाम को दो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब इन 4-5 महीनों
4 to 5 मंथ में आप वो करोगे जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए, राइट? अब ये सारी चीजें, अब क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी में ये सारा आप कर लोगे? अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल के जो बच्चे थे, जो बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे थे, उन्होंने भी करा था, लेकिन तब भी वो अपने मन मुताबिक चीजों को नहीं पा पाए, राइट? तो अब करना क्या है? अब हमें मास्टर बनना है। इन्हीं चीजों में हमें मास्टर तो बनना ही बनना है, लेकिन क्या इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम आने वाले प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ? तो मैं आपको बताऊँ, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, कैसे करना है और कहाँ करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखना बेटा, अब सॉल्यूशन मिलने वाला है, अभी तक मैं केवल प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा था। देखो, सबसे पहले मैंने हमेशा बता रखा है बच्चों को कि आपको प्लान करना है। आपकी प्लानिंग 3 फेज में होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम 2 फेज में होने वाला है। अब ये 3 फेज की जो प्लानिंग है, उसमें आपको ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम फ्रेम, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हो, तो उसको एक टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है। और उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना ही बड़ी बात नहीं है, उस टाइम फ्रेम में आपको फोकस भी रखना है, क्योंकि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट निकालना है, तो आपको फोकस मस्ट है, बहुत जरूरी है, और ये होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लानिंग पे। बेटा, हम लोगों ने क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम जो है, क्लास 10th बोर्ड का एक छोटा सा बैच स्टार्ट करके रखा है, जो कि फ्री है। वहां पे हम प्लानिंग डिस्कस करते हैं, किस तरीके से पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस भी चलाते हैं, जिसका फायदा आपको मिल सकता है। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी जल्द ही स्टार्ट हुआ है, और इसके साथ आप जान सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज आपने को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी अपने को देखो, जुलाई तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब अगस्त, अब जुलाई और अगस्त को अगर मैं मिला दूं, तो ये 40 डेज के आसपास समथिंग निकल रहा है। अब इन 40 डेज में आपको एनसीईआरटी को बेस बना के सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। एनसीईआरटी को बेस बना के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है इतने टाइम में। अगर आपने ये कर लिया, तो अब सितंबर नवंबर में बारी आती प्रैक्टिस और पीवाईक्यू करने की। अगर प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि मैं पीवाईक्यू अच्छे तरीके से कर पा रहा हूं, इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे हो, और इसी टाइम फ्रेम में आपको इसको खत्म करना है। और फोकस की बात मैंने करी, वो फोकस इसके अंदर होना चाहिए। ये आपका फेज 2 हो गया। उसके बाद दिसंबर फरवरी में केवल रिवीजन, केवल रिवीजन, केवल सैंपल पेपर, केवल मॉक टेस्ट, केवल मॉडल पेपर, यही आपको करना है। और करते करते आप अपने वीक एरिया को भी फिक्स करना है, क्योंकि वीक एरिया फिक्स होगा ना, तो उसका रिवीजन आपको बार बार करना है। हो सकता है एक टॉपिक ऐसा जो बड़ा स्ट्रांग आपका हो, आपने उसको 2 बार पढ़ा, लेकिन अगर आपको पता है कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो उसको आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 6 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। जब तलक वो आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, तब तलक आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त और एक वास्ट, मैं नहीं कह, देखो, मैं कोई टाइम टेबल आपको नहीं दूंगा, क्योंकि टाइम टेबल अगर मैं आपको दूंगा ना, तो मैं बेवकूफ हूं। भाई, आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ ना। जो छोटे-छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, क्या उसके बारे में मेरे को पता है? नहीं पता है, और अगर आप बताओगे भी ना, तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। तो आपको खुद का टाइम टेबल बिल्ड करना है, क्योंकि हम जब खुद का टाइम टेबल बनाते हैं, हमें पता होता है हम किस टाइम पे क्या करते हैं, हमारा हमारा मेंटल स्टेट कब कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद बिल्ड करना है। मैं आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ, और ये आपको करना है, इसी टाइम फ्रेम में करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अब क्लास 10th का मैं थोड़ा-सा आपको टाइम टेबल बता दूं, तो मैथ, सोशल साइंस, साइंस, ये 3 क्लासेस अभी हम चलाते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके अंदर हम डाउट भी सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ जो हम इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं, वो सारा मटेरियल हम उसके अंदर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम को आप याद कर लो, और मैं तो कहता हूं ना, यहाँ पे डेली आके आप लोग क्लासेस करो। और ये क्लासेस अगर आपने लास्ट तक कर ली, तो मैं आपको बताऊं, 95% प्लस क्लब में आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रूवन है बेटा, पिछले साल भी हमने ऐसा करा था, और इस साल भी ये प्रूवन है। तो टेंशन नहीं है, फ्री बैच लिखा हुआ है, और यहां भी फ्री बैच लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा मटेरियल हम लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, वेदा 9th एंड 10th के नाम से है। इसको स्कैन करके आप हमारी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यार, मैं आपको बता रहा हूं, अलर्ट हो जाओ, टाइम आ गया है कि अपने आप को अपडेट करने का। क्योंकि देखो, समय के साथ अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं करा, उसी पुराने रास्ते पे आप चलते गए, उसी पुराने ट्रैक को अगर आपने फॉलो किया ना, तो मेरे को नहीं लगता कि वो रिजल्ट मेरे को मिलेगा जो एक्चुअल में मैं चाहता हूं। तो अपने आप को बेटा अपडेट करो। और मैं आपको बताऊं, इस जर्नी में आपके अपने स्काई भैया आपके साथ है, टेंशन मत लो।
ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन मेरे पास रहेगा, वो मैं आपको देने के लिए रेडी हूं। बस आप लोग बने रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप हर उस अपडेट से वाकिफ रहो जो आने वाली है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मेरे को इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी चीजें लेके मैं आता रहूंगा। तो ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।